नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई अहम बैठक। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख हुए शामिल। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी संगठनों की कमर टूटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य को सराहा, कहा पीड़ितों को मिला इंसाफ। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य। सशस्त्र बल अब भी पूरी तरह से सतर्क। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई। राज्य जांच एजेंसी एसआईए की दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी। देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 10 से 11 वर्षों में देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व काम। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की महत्वपूर्ण भागीदारी के कारण निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को तेज गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में
भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस की ताकत हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद को हम सब कुचल कर रहेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस सुविधा केंद्र के खोले जाने के लिए केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए 6 नोड स्थापित किए गए हैं और अब हम रक्षा उत्पादन के साथ ही मित्र देशों को इसका निर्यात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। देश भर में आज 27वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। साल 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण के बाद से ही यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 10 से 11 वर्षों के अंदर देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि इसका सबसे बड़ा सबूत देश और पूरी दुनिया को पिछले 3 से 4 दिनों में देखने को मिला है। नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण का जो भी विकास, जो भी प्रगति हुई है गत 10-11 वर्षों में ही हुई है और मुझे लगता है कि उससे सबसे बढ़िया उसका प्रमाण अगर राष्ट्र को और दुनिया को देखने को मिला तो 3-4 जो दिन बीते हैं, जो घटनाएं गुजरी हैं, जो भी साइंटिफिक इक्विपमेंट काम में लाया गया इस 3-4 दिन के दौरान, वो अधिकतर इंडिजिनस था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते ही हमें आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट दिया और साथ ही साथ ये सारा एक्वायर भी इन्हीं 8-10 वर्षों में किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत प्रथम श्रेणी के देशों में है। इस बात का प्रमाण भारत ने बहुत अच्छी तरह दुनिया के आगे रखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हैं। आज सुबह जम्मू कश्मीर के जम्मू, पुंछ, राजौरी, अखनूर, पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर और राजस्थान के जैसलमेर में हालात सामान्य दिखाई दिए। इन तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान द्वारा सहमति का घोर उल्लंघन किए जाने के बाद देर रात किसी ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं मिली है। गौरतलब है कि कल सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया था, जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दे दी थी। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक सार्वजनिक सलाह जारी की है, जिसमें नागरिकों से शांत रहने और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली गलत दावों से बचने का आग्रह किया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा कि वो अपने नागरिकों की सहन शक्ति और भरोसे की सराहना करती है। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कहा कि लोगों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाएं और अपुष्ट दावे अनावश्यक दहशत पैदा कर सकते हैं। लोगों से अनुरोध है कि वो अफवाहों में ना पड़ें और ना ही उन्हें फैलाएं। केवल विश्वसनीय समाचार चैनलों और सरकारी संदेशों पर ही भरोसा करें। इस बीच गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने नागरिकों से व्हाट्सएप पर फैल रही फर्जी खबरों से सावधान रहने और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर
भरोसा करने को कहा है। मंत्रालय ने लोगों से अपने आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने की सलाह दी है। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि इन संवेदनशील समय में व्हाट्सएप पर बहुत सी गलत सूचनाएं और फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। सतर्क रहें और रक्षा मंत्रालय से संबंधित सटीक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। और जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि हालात सामान्य हैं, सशस्त्र बल अब भी पूरी तरह से सतर्क हैं। हमें कुछ जगहों पर गोला बारूद और संदिग्ध वस्तुएं मिल रही हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो उनके करीब न जाएं, पुलिस को तत्काल सूचित करें। जो सिचुएशन है वो लेस सामान है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जगहों पर एम्यूनिशन और संदिग्ध वस्तुएं मिल रही हैं। उसके संदर्भ में आमजन से अपील है, किसी भी सूरत में उनके नज़दीक ना जाएं, तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। 4 लोग संदिग्ध लोगों को हमने पकड़ा है और उनकी हम JIC करा रहे हैं। उसके लेकर के हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं और कोई भी व्यक्ति जो संदिग्ध व्यक्ति है जो अनावश्यक कॉल अक्रॉस द बॉर्डर कर रहा है वो हमारे रडार पे। पिछले 4 दिनों में कितने करीब ऐसे पकड़े जा चुके हैं? तो एक कम से कम आधा दर्जन लोगों को हमने पकड़े हैं और आने वाले समय में भी कोई अगर व्यक्ति इस तरह का काम करता है जो संदिग्ध गतिविधियां करता है उस पर हम लोग नजर बनाए। भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति के बाद जम्मू कश्मीर, पुंछ और रियासी में बाजार फिर से खुल गए हैं। पिछले 4 दिनों से स्थानीय बाजार बंद थे, लेकिन अब बाजार फिर से खुल चुके हैं। दुकानों पर सामान खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सड़कों पर अब पहले की तरह स्थिति सामान्य हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को BSF सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी। BSF सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शनिवार को आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलीबारी के दौरान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सीमा पार पाकिस्तान से हुई गोलीबारी में ये शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर की पूर्व अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। राजकुमार थापा सीमा पार से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे। पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान भारी संख्या में लोग भी जुटे। देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले सेना के जवान M मुरली नाइक को आंध्र प्रदेश में श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर M मुरली नाइक आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद हो गए थे। श्रद्धांजलि सभा में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश भी मौजूद रहे। इस बीच राइफलमैन सुनील कुमार का पार्थिव शरीर को जम्मू के त्रेवा गांव स्थित उनके घर लाया गया, जिन्होंने आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से होने वाली गोलीबारी में अपनी जान गंवा दी थी। जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामले में एजेंसी की छापेमारी जारी है। यह कार्रवाई पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपिया जिलों में की जा रही है। इसका उद्देश्य आतंकी नेटवर्क और उसके समर्थन ढांचे को खत्म करना है। यह अभियान विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया है। और समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। देश में सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर स्थगित हुई सीए की परीक्षाओं की नई तिथि जारी कर दी गई है। ICAI ने स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख का ऐलान किया है। स्थगित की गई सीए परीक्षाएं अब 16 से 24 मई तक आयोजित की जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने शनिवार की रात यह घोषणा की। ICAI ने एक अधिसूचना में कहा, देश में सुरक्षा स्थिति के घटनाक्रम के मद्देनजर के निर्णय लिया गया है कि सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और INTT-AT PQC परीक्षाएं अब 16 से 24 मई तक आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं पहले 9 मई से 14 मई तक के लिए निर्धारित की गई थी। ICAI ने बताया कि परीक्षा के केंद्रों और समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं सीए फाउंडेशन मई 2025 परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक 15, 17, 19 और 21 मई को होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए पूर्वी भारत के अलग अलग स्थानों में 14 मई तक उष्ण लहर की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में आज गरज के साथ बिजली, वर्षा और तेज हवा की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 12 मई तक, मध्य भारत में 14 मई तक गरज के साथ बिजली और वर्षा की संभावना है और उसके बाद इसकी तीव्रता में कमी आने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में 14 मई तक गरज के साथ बिजली और भारी वर्षा की संभावना है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सामने बगैर किसी शर्त के बातचीत का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन के साथ होने वाली ये बातचीत इस महीने की 15 तारीख को इस्तांबुल में होगी। पुतिन के इस ऐलान के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की संभावना काफी बढ़ गई है। इससे पहले अमेरिका लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने के लिए प्रयास करता रहा है। वहीं इस मामले में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार से 30 दिन का बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने की अपील की है ताकि शांति वार्ता की राह खोली जा सके। ज़ेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी कि अगर रूस इस प्रस्ताव को ठुकराता है तो उस पर आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का नया दौर ओमान में आज से शुरू हो रहा है। ये वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा के ठीक पहले हो रही है। ओमान की मध्यस्थता में रोम में 3 मई को होने वाली चौथे दौर की वार्ता स्थगित हो गई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ओमान ने वार्ता के लिए आज की तारीख का प्रस्ताव किया था, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रपति ट्रंप 13 मई से सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। रियाद में उनकी खाड़ी सहयोग परिषद के नेताओं से मिलने की संभावना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत भागलपुर में तीरंदाजी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इन खेलों के दौरान खिलाड़ियों को भागलपुर के खान पान और भागलपुर सिल्क के बारे में जानने का भी मौका मिल रहा है। भागलपुर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच पर जहां खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से भागलपुर सिल्क को भी पहचान मिल रही है। वहीं भागलपुर प्रशासन की ओर से भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार पहुंचे खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले मैं तहे दिल से सभी खिलाड़ियों के प्रति, उनके कोच के प्रति, टेक्निकल मैनेजर के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि मेरे ज़िला में वो इस खेल को खेलने आए और साथ ही इस बिहार को इस खेल का आयोजन का अवसर मिला और भागलपुर को भी। और आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे मन में एक ही इच्छा थी कि हम हर वो प्रयास करें जिससे कि बाद में हमें कभी अफसोस नहीं हो कि कुछ और किया होता तो और बेहतर होता। तो जो बेस्ट एफर्ट होता है, मैंने, एसएसपी साहब ने, हमारी पूरी टीम ने बेस्ट एफर्ट दिया। भागलपुर में आयोजित तीरंदाजी और बैडमिंटन की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले देश भर से आए खिलाड़ियों, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ भी यहां के भागलपुरी सिल्क बाजार और रेशम से बनी वस्तुओं को लेकर खासा उत्साहित नजर आए। भागलपुर में एक सिल्क मार्केट है। सिल्क मार्केट में हम कल गए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब घर वालों के लिए ड्रेस खरीदी है और
यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ का फेमस फूड है, सत्तू है, लिट्टी चोखा है। बाहर जाके घूम के उसको खाना तो वो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और जैसे यहाँ पे हमें होटल के अंदर फैसिलिटी मिली है, बहुत बढ़िया लगा। भागलपुर भी मार्केट बहुत अच्छा है। यहाँ पे रहने खाने सहने का भी बहुत इंतज़ाम हमारे लिए किया गया है। और सिल्क मार्केट तो फेमस है, लेकिन हम जाएंगे आज तब हमें पता चलेगा कि मार्केट में सिल्क भी बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड फेमस है। तो हम तो ज़रूर जाएंगे और शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करेंगे। वहीं व्यवसायी भी मानते हैं कि उनके शहर में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बच्चे आ रहे हैं, जगह जगह से, बहुत दूर दूर से बच्चे आए यहाँ से, वहाँ से चल के यहाँ हमारे रेशम भवन में आ रहे हैं, जान रहे हैं सिल्क कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है। बहुत उत्साहित है बच्चे जानने के लिए कि कैसे बनता है, साड़ी का क्या प्राइस है, कहाँ कहाँ जाता है। जाहिर तौर पर खेलो इंडिया का मंच खेलों के साथ साथ मेजबान राज्य बिहार के खान पान और राज्य की विशेष वस्तुओं के प्रचार प्रसार में भी अहम भूमिका निभा रहा है। खेलो इंडिया के मंच पर खिलाड़ी न सिर्फ खेल बल्कि स्थानीय खान पान, कल्चर और परिधानों से भी रूबरू हो रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन की भी यही कोशिश है कि खिलाड़ी अपने साथ एक सुखद अनुभव लेकर अपने घर लौटें। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, भागलपुर। खेलो इंडिया का मंच देश में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कर रहा है। खेलो इंडिया का मंच खिलाड़ियों के जीवन को किस प्रकार बदल रहा है, उसकी बानगी है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की एक आदिवासी समाज से आने वाली जूडो खिलाड़ी रंजीता कोरेटी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कर रहा खेलो इंडिया का मंच खेल के माध्यम से खिलाड़ियों के जीवन को किस प्रकार बदल रहा है, उसकी बानगी है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की एक आदिवासी समाज से आने वाली जूडो खिलाड़ी रंजीता कोरेटी। पिता की मृत्यु के बाद रायपुर के एक अनाथालय में रह रही रंजीता की प्रतिभा की पहचान की अनाथालय की ही अधीक्षक मणि शर्मा ने, जिनके प्रयासों के बाद 2023 में रंजीता का चयन भोपाल स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुआ। भोपाल आने के बाद मानो रंजीता के सपनों को पर मिल गए और महज 1.5 साल में ही वे अंडर 18 राष्ट्रीय चैंपियन बनकर उभरी और अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपने हौसलों को नई उड़ान दे दी। जब मैं अच्छे से जूडो प्रैक्टिस करके मैं नेशनल मेडल मारी तो मैं साई में गई और साई में जाने के बाद मेरे को खेलो इंडिया स्कीम में मेरे को लिया गया। उसके बाद मुझे पैसे मिलते आए हर महीने 10,000 और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ। और उसके बाद मैं अच्छे से गेम करने लगी, ज़्यादा जूडो पे ध्यान देने लगी और फिर और इंटरनेशनल खेलने गई और इंटरनेशनल में मेरा 5th रैंक आया। पर अब मैं अगली बार जाऊंगी तो इंडिया का नाम रोशन करके आऊँगी। राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाली रंजीता का जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए चयन हुआ तो पासपोर्ट में मां और पिता का नाम न होने की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में पासपोर्ट में सुधार होने के बाद रंजीता ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी खेल की चमक बिखेरी। जूडो के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर यशपाल सोलंकी भी मानते हैं कि खेलो इंडिया स्कीम ने रंजीता जैसी खिलाड़ियों को संबल दिया है। मेरे लिए बड़ा सदमा था कि वो लड़की उनकी फादर नहीं है तो उसके बाद किसी भी फैमिली, क्योंकि वो दे आर सो हम्बल, उनके घर में कुछ ऐसा था ही नहीं, तो वो ऑर्फनेज में पढ़ रही है, वहीं रहती है। और उनको जो टेकिंग केयर करती है, उनकी जो वार्डन है वो बहुत कंसर्न है। वो मेरे पास आई थी कि सर ये लड़की ऑर्फनेज में, तो मैंने उसको एक चांस, मैंने कहा कि ऐसे बच्चों को तो ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे को हमें ज़्यादा केयर भी करना चाहिए। और उसकी परफॉर्मेंस भी अप टू मार्क थी, तो उसको हमने एनसीई में लिया, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल में। और आप विश्वास कीजिए लास्ट ईयर इसी साल जनवरी में शी बिकेम नेशनल चैंपियन। आज रंजीता को खेलो इंडिया की ओर से हर महीने स्कॉलरशिप मिल रही है। साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उच्च स्तर की ट्रेनिंग रंजीता जैसे खिलाड़ियों के सपनों को ऊंची उड़ान भी दे रही है। डीडी न्यूज के लिए पटना से सुशील कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।